चला ग्रेट गेम 2.0 अनिला शहजाद ने लिखा है। इसमें हम इंट्रोडक्शन जो बेसिकली है वो ग्रेट गेम क्या थी 19 सेंचुरी की उसके बारे में बात करेंगे। यूएसए का ग्रेट गेम में क्या रोल था, और अभी करंटली पाकिस्तान और यूक्रेन जो है वो ग्रेट गेम का किस तरह से हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। ग्रेट गेम जो है ये बेसिकली 19 सेंचुरी में रशियन और ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान में थी। ये क्या थी, अफगानिस्तान और पर्शिया पे अपना जो है तसल्लुत कायम करने में, उनको अपनी डोमेन के अंडर लाने में, उनको अपनी कॉलोनी बनाने के लिए वो जो सारा काम कर रहे थे, तो इसको ग्रेट गेम का नाम दिया जाता है। उन्होंने जितनी भी इसमें ट्रिक्स की हैं, साजिशें की हैं, इन दोनों कंट्रीज़ को, रशिया और सॉरी अफगानिस्तान और पर्शिया को अपनी अपनी डोमेन्स में शामिल करने के लिए, जो एक टग ऑफ वार था दोनों स्टेट के एम्पायर्स के दरमियान, रशियन और ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान, उसको ग्रेट गेम कहते हैं। रशियन एक्सपेंशन की बात करें तो रशिया जो है वो सेंट्रल एशिया के तक वो उसकी जो है एम्पायर फैल चुकी थी, जो कि पहले पर्शिया के अंडर था, और ओटोमन्स के अंडर जो कॉकेशस का एरिया था उसको भी ये अपने एनेक्स कर चुके थे, उसको फतह करते जा रहे थे, और ईस्टर्न यूरोप तक ये पहुंच चुके थे। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की बात करें तो यह आप देख सकते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बर्मा और चाइना तक इन्होंने अपनी जो है कॉलोनीज बना रखी थी। इसके अलावा अगर जो ये जब सारा कॉलोनियल एक्सपेंशन हो रही थी, तो ये सिर्फ एशिया में नहीं थी, बल्कि इसके बहुत से दूसरी जगहों पे भी हो रही थी। लेकिन जो एशिया में थी, ये दोनों अंपायर जो है हेड टू हेड आ गई। हेड टू हेड किस तरह से आई, वही जब पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अफगानिस्तान और पर्शिया के लिए ये मतलब ये एक बेसिक जो है, आप देख सकते हैं दुनिया के जितने भी सुपर पावर्स हैं उन्होंने अफगानिस्तान और पर्शिया, ईरान के ऊपर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए बहुत जरूरी समझा। वजह क्या है कि इनकी जियो पोलिटिकल जो है एक पोजीशन है, इनकी जियोग्राफी जो है वो पोजीशन है कि आप यहाँ से बैठ के आप पूरी दुनिया के ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर सकते हैं। तो इसका खुद एतराफ़ ब्रिटिश जो है यूएसए के ऑफिशियल्स वो खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं अपनी मुख्तलिफ किताबों में। तो अब बात कर रहे थे एक्सपेंशन की। रशियन जो एक्सपेंशन थी वो एक तरफ तो उस्मानियों के लिए, ओटोमन्स के लिए ख़तरा थी, उनकी काजार जो थी एम्पायर पर्शियन की, उसके लिए भी ख़तरा थी। इसके अलावा देखें तो ये यूरोप में भी अपनी एक्सपेंशन करते जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक बहुत बड़ा सेटबैक बन रही थी ब्रिटिश के लिए। कजार डायनेस्टी की बात कर रहे थे तो ये एक ईरानियन डायनेस्टी थी। मोहम्मद खान जो था उसने कजार ट्राइब के मोहम्मद खान उसने इसको जो है तकरीब बनाया था 1925 में। इसकी फाइनली जो ये एंड हो गई थी। कैसे एंड हुई है, दिसंबर 1925 में, जब रजा शाह पहलवी को जो एक था ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर जनरल था पर्शियन कोसैक ब्रिगेड का, उसको इस इंपीरियल स्टेट का नया बादशाह बना दिया गया। नया बादशाह को अब जो है वो बना दिया गया। तो ये एक पर्शियन जो काजार डायनेस्टी थी उसका फाइनली एंड आ गया। अच्छा, ब्रिटिश ने इस सारे जो सूरत हाल जो चल रही थी, रशियन एक्सपेंशन चल रही थी, उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओटोमन जो के उस्मानियों के साथ उन्होंने अलायंस बनाया कि वो रशियंस के खिलाफ लड़ें क्राइमिया वार में। क्राइमिया वार में 1853 से 1856 में हुई थी। ये 3 साल ये लड़ी गई थी। तो इसमें ब्रिटिश जो है उन्होंने रशिया का साथ दिया, सॉरी ब्रिटिश ने ओटोमन का साथ दिया था ताकि वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सकें। क्यों इसके बावजूद यानी कि ब्रिटिश अब देखें अपने मफाद के लिए ये किस तरह से उनके साथ काम कर रहे थे। हालांकि इसके जो ब्रिटिश था वो ओटोमन के नॉर्थ अफ्रीका के जो एरियाज थे उन पर ये कब्जा करते जा रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने रशिया के को कंटेन करने के लिए ओटोमन का साथ दिया। रशिया वाज एटिंग अप। अच्छा, रशिया भी जो है वो पर्शियन प्रोटेक्टोरेट्स थे सेंट्रल एशिया में, उनके ऊपर वो उसको खाता जा रहा था। और लेकिन इसके बावजूद वो जैसे ब्रिटिश जो है ओटोमन्स को खा भी रहे थे, उनका साथ भी दे रहे थे, और रशिया भी जो है वो पर्शिया को खा भी रहा था और उनको साथ भी दे रहा था। इनको अपने अपनी प्रॉक्सिया बनाया हुआ था दोनों कंट्रीज ने, दोनों अंपायर्स ने इनको अपनी प्रॉक्सिया बना के इनके लिए इनको आपस में लड़ा रहे थे। अब अफगानिस्तान की देखें तो जो अफगानिस्तान पे उन्होंने कब्जा करने के लिए पर्शिया को उकसाया, उनको एक गेव बैंक, उनको मतलब गेव बैंक को तक इशारा देना कि वो हेरात पे कब्जा करें। तो पर्शिया ने जो है
हेरात पे अफगानिस्तान के जो एरियाज थे उन पे 1855 में अटैक कर दिया। तो इसका इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि ये जो सारा एरिया है वो ब्रिटिश के हाथ में जाने से रुक जाए। तो ये प्रॉक्सियों के तौर पे जो अफगान ब्रिटिश थे वो ओटोमन्स को अपने प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, और रशियन जो थे वो पर्शियंस को अपनी प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। जो ब्रिटिश जो तीन एंग्लो अफगान वार्स के बावजूद जो है वो अफगानिस्तान पे कब्जा करने में कामयाब ना हो सके। ग्रेट गेम्स जो मजीद ये आगे जारी रही इस तरह कि ये बेसिकली पर्शिया, और जैसे हम बता चुके हैं कि पर्शिया और अफगानिस्तान को हासिल करने के एक स्ट्रगल का नाम ग्रेट गेम था। या कम से कम इन दोनों को बफर जोन के तौर पे मेंटेन किया जाए। बफर जोन क्या होता है कि जहाँ पे न्यूट्रलिटी हो, ना मतलब ना ब्रिटिश की यहाँ पे रूल हो और ना रशियंस का रूल हो, तो इसको बफर जोन कहते थे। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि इसको बफर जोन के तौर पे मेंटेन करने के लिए दोनों ने फोर्स किया कि पर्शिया और जो अफगानिस्तान है वो उनके कोर्ट्स के अंदर, उनके जो बादशाहों के कोर्ट्स थे उनके अंदर ये अपने नुमाइंदे बिठा सकें, ताकि उनके अंदर के हालात पे जो है नज़र भी रख सकें और उनको कंट्रोल भी कर सकें। तो बफर जोन लड़ने की बजाय उन्होंने इनको बफर जोन बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। और इनके दोनों जो कंट्रीज के जो किंग्स थे, अब बात तो सारी उन्हीं की आ रही है ना, किंग्स पे वो इनको अपनी जो है उनके नुमाइंदों को अंदर बैठने की इजाज़त दे रहे थे। तो वो सिर्फ फ्रेंड सीकर थे, वो सिर्फ उन ब्रिटिश और रशिया से हर साल जो है वो सब्सिडीज ले रहे थे और उनको अपनी लॉयल्टीज जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। जो ग्रेट गेम है ऑफिशियली 1895 में ये ख़त्म हुई, जब पामीर बाउंड्री कमीशन ने रशिया और अफगानिस्तान के दरमियान एक बाउंड्री जो है परमानेंट बाउंड्री ड्रा कर दी। और 1907 में एंग्लो रशियन कन्वेंशन के में जो पर्शिया था उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। जो नॉर्थन एरिया था, नॉर्दर्न एरिया था, वो रशियन के अंडर चला गया। जो साउथ में था वो ब्रिटिश के अंडर चला गया, और जो सेंट्रल था उसको बफर जोन के तौर पे मेंटेन रखा गया। तमाम साजिशों के बावजूद ये इन दोनों कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाने में नाकाम हो गए, लेकिन इसके बावजूद ग्रेट गेम जो अभी तक कंक्लूसिव नहीं है। क्यों नहीं है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। रशियन क्वीन जो थी उसने 1791 में उसने कहा कि हम जो है अरेबियन सी के वार्म वाटर तक पहुंचना चाहते हैं। 1904 में इंग्लिश जियोग्राफर मैकिंडर ने ये हार्टलैंड थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के मुताबिक उन्होंने कहा कि जो रशियन डोमेन है वो सऊदी अरेबिया तक, वो अरेबियन सी तक नहीं पहुंच सकती। इसको इस ख्वाब को उन्होंने अपोज किया इस थ्योरी में, हार्टलैंड थ्योरी में। तो अफगानिस्तान जो है ये हमेशा से जो मेजर पावर है उनके लिए एक बैटल फील्ड के तौर पे काम करता रहा। वर्ल्ड वार 2 के बाद ब्रिटिश से जो है वो झंडा ले लिया यूएस ने, कि जैसे ब्रिटिश पहले इस पूरी दुनिया पे वो उनका इन्फ्लुएंस था, अब वो इन्फ्लुएंस अब यूएस को हो गया। जिमी कार्टर जो कि अमेरिका का 39th प्रेसिडेंट था, उसने कहा, उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ज़िंस्की ने अपनी किताब द ग्रेट चेस बोर्ड में लिखा है कि अगली जो बड़ी जंग होगी वो अफगानिस्तान में होगी। और क्यों होगी? क्योंकि जो यूएस है उसको एक जो रीजन है, सेंट्रल एशिया का रीजन है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए अफगानिस्तान पे जो है वो कब्जे की ज़रूरत है, उस पर अपना मतलब जो होल्ड जमाने की ज़रूरत है, ताकि वो दुनिया के तमाम पॉलिटिकल अफेयर्स पे अपना कंट्रोल रख सके। ब्रिटिश जो है वो क्योंकि वीक हो चुके थे वर्ल्ड वार 2 के बाद, तो यूएसएसआर ने, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। तो आप उसके बारे में जानते हैं कि उसके बाद यूएस और ब्रिटेन ने जो है मुजाहिदीन जो थे उनका साथ दिया, और पाकिस्तान की जो है मिलिट्री ने भी उनका काफ़ी साथ दिया, और वहाँ से यूएसएसआर को शिकस्त हुई, डिफीट हुई वहाँ पे। लेकिन अब वो उनके निकलने के बाद आप देख सकते हैं कि 9/11 के बाद यूएस ने वहाँ पे अटैक कर दिया और अफगानिस्तान में जो है वो लड़ाई छेड़ दी। लेकिन क्या अभी भी ग्रेट गेम जो है वो ओवर हो गई है? तो ईरान जो है वो रज़ा शाह पहलवी के निकलने तक, आयतुल्लाह ख़ामनेई के आने तक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंडर रहा। उसके बाद से वो इससे ख़त्म हो गया। तो ब्रिटिश ईरान से निकल गए, यूएस अफगानिस्तान से निकल गया। तो गेम जो है ग्रेट गेम क्या वो ख़त्म हो गई है? क्या यूएस और उसके एलिज जो हैं वो सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप के ख्वाब देखना वो छोड़ चुके हैं? या रशिया जो है वो वार्म वाटर्स जो है अरेबियन सी तक पहुंचने का उसका जो ख्वाब था वो भूल चुका है? तो क्या ऐसा वाक़या हो चुका कि ग्रेट गेम ओवर है? तो ग्रेट गेम जो है बेसिकली ओवर नहीं हुई, बल्कि अभी ग्रेट गेम जो है 2.0, जैसे राइटर ने कहा कि ग्रेट गेम 2 जो है वो शुरू होने वाली है। और अभी देखें तो ये इसकी प्रॉक्सीज इसमें कौन कौन सी होने वाली हैं? यूक्रेन और पाकिस्तान।
जो है बेसिक इसमें प्रॉक्सीज के तौर पे काम करेंगी। जैसे ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के दरमियान में पर्शिया और अफगानिस्तान जो थे वो प्रॉक्सीज के तौर पे लड़ रहे थे। अभी जो है ये ग्रेट गेम जो है वो पाकिस्तान और यूक्रेन के प्रॉक्सीज के तौर पे ये चीज़ जो है वो शुरू करने वाले हैं। पाकिस्तान को किस तरह से कर रहे हैं, पाकिस्तान को अपने करीबी जो उसके हैं साथी उनके साथ लड़ाएंगे, नेबर्स हैं, और यूक्रेन के अंदर ये उसके इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर ये जो साजिशें करके उनको आपस में और रशिया के साथ उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें बढ़ाकर ये एक बहुत बड़ा जो है वो डिज़ास्टर क्रिएट करने जा रहे हैं। यूक्रेन वार भी देख सकते हैं, तो ये लोगों के यूक्रेनियन लोगों के लिए बहुत बड़े जो डिजास्टर के तौर पे सामने आई है, और वो भी तो उनके जीतने के कोई चांसेस नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद यूएस जो है वो तकरीबन 61 बिलियन जो डॉलर्स है वो उनको वेपन के लिए देने जा रहा है। और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के मुताबिक वो अगले 10 साल के लिए आगे बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो मुआहदे कर रहे हैं कि उनको वेपन प्रोवाइड किए जाएँ। तो इसका मतलब ये है कि अभी मजीद वो 10 साल जंग लड़ने के लिए इनको पैसे दे रहे हैं अमेरिकन। यूएस जो है वो आगे इस वार को एक्सटेंड करने के लिए, इस डेथ को और डिस्प्लेसमेंट को जो हो रही है वापस को एक्सटेंड करने के लिए दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ताकि वो अपनी एक ग्लोबल जो हेजेमनी है उनकी, ग्लोबल जो उनका एक इन्फ्लुएंस है उसको मेंटेन रखने के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो अगर उनको इतना इसके लिए अपना तसल्लुत कायम कर रहे हैं कि ग्लोबली उनको अपना तसल्लुत जो है वो मेंटेन रखने के लिए अगर इतना कुछ पे करना पड़ जाए तो ये इनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसी भी अपने इसको इम्प्लाई करेंगे किसी अपने फॉरेन इसको सेक्रेटरी को, जैसे विक्टोरिया नुलैंड ने किया था। विक्टोरिया नुलैंड ने क्या किया है कि इसने यूक्रेन में जब राइजिंग हुई थी वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा हाथ था। दिसंबर 2013 में उसने अपनी स्पीच में कहा कि यूएस जो है वो अपनी 5 बिलियन डॉलर जो है वो यूक्रेन के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो एक फ़ोन रिकॉर्डिंग फरवरी 2014 में जो अपराइजिंग वहाँ पे हुई थी यूक्रेन के अंदर, उसके बाद एक इसकी और यूएस एम्बेसडर की, एक जो यूक्रेन में यूएस का एम्बेसडर था उसके दरमियान और विक्टोरिया नुलैंड के दरमियान एक फ़ोन रिकॉर्डिंग जो है वो पकड़ी गई थी, यूट्यूब पे पब्लिश भी हुई थी, जिसमें ये कह रहे थे कि जो उधर वहाँ पे अभी अपराइजिंग चल रही है उसको कम करने के लिए यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को किसी अपोजिशन लीडर को, अपोजिशन के किसी बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा। उस प्राइम मिनिस्टर का वो बाकायदा उसमें नाम भी बता रहे थे कि फलां बंदे को अगर ये प्राइम मिनिस्टर बना दे तो वहाँ के हालात ख़त्म हो जाएंगे, तो ये जो है वहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ थी ये एक वाज़ह सबूत था कि वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इंट्रिग्स इनटू यूक्रेन पॉलिटिक्स यही चीज़ जो है यही है कि साजिशें वो कर रहे थे उनकी अंदर पॉलिटिक्स के अंदर, तो अभी वो कर रहे होंगे। और राइटर ने यहाँ पे बड़ा अजीब सा नाम रखा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि ज्यूइश कॉमेडियन विद नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कि एक कॉमेडियन है जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, उसको अपना प्रेसिडेंट बना रहा है यूएस, तो वो यूक्रेन को नेटो की जो है मेंबरशिप दिला देगा और यूं जो है ये एक सारा कन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। रशिया और यूक्रेन के दरमियान ये जो जंग है वो मज़ीद बढ़ जाएगी और नेटो कूद पड़ेगी दरमियान में, और ये एक ग्लोबल कन्फ्लिक्ट का सूरत हाल अख्तियार कर जाएगी। उसका सारा फ़ायदा जो है वो अमेरिका को होगा, क्योंकि वो उसकी अपनी सरजमीन पे नहीं है, वो दूसरी प्रॉक्सीज से ये जंग लड़वा रहा है। तो उसका जो है जैसे उसने अफगानिस्तान में किया था, इराक में देख लें, तो वो उधर जाके अब दूसरे मुल्कों में जाके जो है जंग लड़ता है अपनी जगह, तो इसका अपना नुकसान तो नहीं होता लेकिन दूसरे मुल्कों का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो पाकिस्तान जो है इसको भी वो करैक्टर के तौर पे देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के यूएस से अफगानिस्तान के निकलने के बाद अब सेंट्रल एशिया के उसके लिए उसका रास्ता बंद हो चुका है। वो क्या करने जा रहे हैं, वो या तो आपस में लड़ाएंगे यूएस को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, या पाकिस्तान और ईरान को आपस में लड़ाएंगे, और इसके लिए उनके लिए वहाँ पे इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उनका रास्ता जो है वो सेंट्रल एशिया तक वो जो है वाज़ हो जाएगा। अब ये इसमें रशिया और जो यूएसए है, ये इनके दरमियान जो ग्रेट गेम बनने जा रही है यूक्रेन और पाकिस्तान को लेके, तो ये भी इसमें यूएस क्या कर रहा है कि वो रशिया तक पहुंचने के लिए रास्ते ढूंढ रहा है। तो वो रास्ते उसको सेंट्रल एशिया के ज़रिए से मिलेंगे। जो सेंट्रल एशिया कैसे मिलेंगे, पाकिस्तान और ईरान को, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में लड़ा के वहाँ इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके। तो इसमें वो पाकिस्तान को भी इस तरह से मज़ीद एड देने पर तैयार हो जाएंगे कि पाकिस्तान को देंगे एड अपनी जंग जो है वो लड़ने के लिए, ताकि वो अपना जैसे पाकिस्तान जो है अमेरिका की यूएसए की जंगी
पाकिस्तान अपनी सरजमीन पे लड़ रहा था 9/11 के बाद, और पाकिस्तान इसमें अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुका है। 70,000 से ऊपर जो है वो अपने शहदा पाकिस्तान के इसमें देखे गए हैं इस जंग में, और लाखों और करोड़ों का जो है वो पाकिस्तान का नुकसान भी इसमें हो चुका है। सिर्फ अपनी जंग पाकिस्तान की नहीं थी, ये यूएस की जंग थी, वो पाकिस्तान अपनी सरजमीन पे लड़ रहा था। तो पाकिस्तान के लिए भी अभी इसमें साइड चूज करने के लिए उनको बाकायदा इसमें कहा जाने लग चुका है। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अभी लास्ट मंथ ही कहा है कि पाकिस्तान और यूएस की जो पार्टनरशिप थी वो लोगों की सिक्योरिटी के लिए थी, उनके अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए भी, और दुनिया की सिक्योरिटी के लिए भी वो बहुत ज़रूरी थी। मतलब उनका कहने का यह था कि अगर पाकिस्तान उनके लिए लड़ता रहे तो ये एक दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा पीसफुल चीज़ हो सकती है, उनके लोगों के लिए भी। उसका मतलब ये हो सकता है कि अगर वो यूएस जो है वो अगर एक और जंग नहीं लड़ेगा तो दुनिया का जो पीस है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। और वो पाकिस्तान को वार्न भी कर चुके हैं कि चाइनीज़ और रशियंस को वार्म वाटर तक ना पहुंचने दिया गवादर के ज़रिए से, जिसमें मतलब कोई जंग भी लड़नी नहीं पड़ेगी, मेयर हैंडशेक के ज़रिए उनको वार्म वाटर तक पहुंचने से रोका जाए। तो ये बेसिकली ये पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि आप कौन सी साइड चूज करना चाह रहे हो ग्रेट गेम में, रशिया के साथ हो या हमारे साथ हो। तो अफगानिस्तान और जो ईरानियंस थे उन्होंने तो अपनी हिस्ट्री से सीख लिया है, और वो अभी इसको एब्सोल्युटली नॉट जो है फॉरेन इंटरवेंशन को इंटरेस्ट को वो कह चुके हैं। अब देख लें जो ईरानियंस हैं वो अमेरिका को आंखें दिखाते हैं, अफगान्स हैं वो जो है वो भी यूएस को अपनी आंखें दिखा रहे हैं। तो वो इस चीज़ से मतलब बिल्कुल ही फारिग हो चुके हैं कि वो किसी किस्म की बाहर की इंटरवेंशन को वो कबूल नहीं कर रहा है। अब पाकिस्तान पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान जो है वो क्या वो पाकिस्तान भी रेंट सीकर बनता है यूक्रेन की तरह, जैसे वो $61 बिलियन ले रहे हैं पाकिस्तान में, इस तरह कोई रेंट सीकर बन के इनकी जंग जो अपनी ज़मीन पे लड़ सकता है। और इनको और पाकिस्तान क्या चूज़ करेगा कि $1 बिलियन चूज़ करेगा या सॉवरेंटी चूज़ करेगा। तो ये हमारे ऊपर हमारे लीडरशिप के ऊपर डिपेंडेंट है कि पाकिस्तान आया कि वर्ल्ड इसका ग्रेट गेम कैसा बनता है या नहीं बनता। तो क्वेश्चन हमारा कि रशिया यूक्रेन वार किस डेट को शुरू हुई थी, किस दिन अटैक किया था रशिया ने।